हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक पर पढ़ने जा रहे हैं जो हमें समाज सिखाता है। उस चैप्टर का नाम है लिंग। और लिंग को हम सेक्स और जेंडर दो नाम से जानते हैं। इसमें अंतर क्या है इसको भी समझेंगे, और यहां से आने वाले प्रश्न जो होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं इसको पहले हम जान लें। यहां से जो टॉपिक बनता है प्रश्न का, वो जेंडर बायस होता है, यानी जिसको हम लिंग पक्षपात या लिंग पूर्वाग्रह के नाम से जानते हैं। दूसरा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होता है, यानी लिंग रूढ़बद्धता। एक जेंडर आइडेंटिटी होता है, यानी लिंग पहचान। और एक जेंडर इक्वलिटी होता है, लिंग समानता। एक जेंडर इक्विटी होता है, लिंग समता। और एक जेंडर कंस्टेंसी होता है, लिंग स्थिरता दोस्तों। और एक जेंडर होता है, आप जानते होंगे, सेंसिटिविटी होता है, यानी जेंडर संवेदनशीलता, यानी लिंग संवेदनशीलता। और इसी का जस्ट उल्टा होता है जेंडर ब्लाइंडनेस होता है दोस्तों। इसी पर आधारित हम लोग यहां पर अध्ययन करने वाले हैं, और 2 नंबर जो सीटेड में आते हैं उनको आज ही हम पक्का कर लेते हैं। कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे यहां पर, जो कि हमें समाज सिखाता है। कोई रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आते हैं यहां पर कैसे पढ़ते हैं हम लोग, बहुत सरल ही भाषा में। चैप्टर का नाम है लिंग। लिंग को कहते हैं सेक्स। सेक्स क्या है? एक आनुवांशिकी संरचना है। आनुवांशिकीय संरचना ये कैसे है इसको भी बताएंगे। दूसरे शब्दों में इसको जैविक संरचना भी कहते हैं, जो कि ये क्या होती है? जन्मजात होती है। जन्मजात कैसे होती है इसको हम यहां पर बताते हैं। आप जानते हैं 23वां गुणसूत्र जो होता है लड़कियों में होता है यक्स। यक्स होता है, किसमें होता है? लड़की में होता है। और 23वां गुणसूत्र जो होता है लड़के में क्या होता है? यक्स वाई होता है। सपोज अब इन दोनों की अगर शादी होती है, शादी होने के बाद अगर एक्स क्रोमोसोम बनता है, एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं, तो निर्धारण किसका होगा? तो बेबी गर्भ में लड़की होगी। अगर एक्स वाई मिलता है तो क्या होगा? तब ये होगा लड़का होगा। ठीक, यानी 2 कपल जब मैरिज लाइफ में आते हैं तो उसमें जब क्रियाएं होती है, निषेचन क्रियाएं होती हैं, तो उसके दौरान जब एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़की होती है, जब एक्स वाई गुणसूत्र मिलता है तो लड़का होता है। तो इसके आधार पर जनन अंग विकसित होते हैं। जनन अंग जैसे फीमेल में ओवरी विकसित होता है और मेल में टेस्टिस विकसित होता है। तो ये जो जनन अंग है उन्हीं को हम सेक्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सेक्स नाम देते हैं। अनुवांशिकी नाम क्यों दिया गया इसको, सेक्स को? क्योंकि सेक्स क्या है, जो आपने पढ़ा है अभी यहां पर, जो लिंग का निर्धारण हुआ, यानी जनन अंगों का निर्धारण हुआ, यानी किससे हुआ? यानी एक्स वाई क्रोमोसोम से हुआ। और एक्स वाई क्रोमोसोम क्या है? अनुवांशिकी है। क्या है? अनुवांशिकी है, क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी इनके लक्षण देखने को मिलते हैं। यानी आपके पिता में जो लक्षण है वह बेटे में कुछ लक्षण मिलते हैं, कुछ नाती में मिलेंगे, है ना? ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते हुए जाते हैं, तो इसीलिए इसको अनुवांशिकी कहते हैं। बायोलॉजिकल है। कैसा है? बायोलॉजिकल है। सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल संरचना है, इसलिए इसको जैविक संरचना भी जानते हैं। जन्मजात, क्योंकि इसको जन्म से ही इस संरचना मिल जाती है, इसलिए इसको जन्मजात कहते हैं। तो समझ गए होंगे दोस्त। इसी लिंग को दूसरे नाम से यहां पर हम पढ़ते हैं जेंडर। लिंग लिखा रहे दोस्तों अगर प्रश्न में, तो लिंग ब्रैकेट में आप या इंग्लिश में आप देख लेंगे कि जेंडर की बात कर रहा है कि सेक्स की बात कर रहा है। हिंदी में तो लिंग ही कहेंगे, लेकिन दोनों में अंतर है दोस्तों। कैसे अंतर है इसको भी यहां पर देखते हैं। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। कैसी संरचना है? सामाजिक संरचना है।
मतलब ये जन्मजात नहीं है। अगर जन्मजात नहीं है तो कैसी है? तो इसके जेंडर रोल्स जो मॉडल है वो कैसे हैं? कह सकते हैं यह अभिग्रहण व्यवहार, अभिग्रहण व्यवहार जो है जेंडर की भूमिकाएं है, जेंडर रोल की जो भूमिका है वो क्या है? अभिग्रहण व्यवहार। क्योंकि ये सीखी जाती है समाज के द्वारा, समाज में हमें समाज के द्वारा इसको ग्रहण किया जाता है, यानी समाज इसको देता है, इसको जेंडर को देता है, ना कि यह जन्मजात होती है। कैसे होती है इसको देखते हैं। जैसे कि यही आप बेबी में, लड़का लड़की में कोई आपके यहां जन्म लिया और समाज के लोगों को नहीं पता है कि आपके यहां लड़की है लड़का है, लेकिन वह कैसे बता देता है कि लड़की है कि लड़का है? तो जब बेबी पायल पहना होता है ना, और हाथ में गुड़िया ली होती है और फ्रॉक पहनी होती है, तो समाज के लोग अब बिना बताए ही कह देते हैं कि यह क्या है? लड़की है। अगर लड़का है तो उसको शर्ट पहनाए होते हैं, है ना, यानी बैज यानी गुड्डा दिए होते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि यह लड़का है। जबकि उसके सेक्स को बिना देखे वो क्या बता दे रहे हैं? ये लड़की है लड़का है। क्योंकि उन्होंने एक निर्धारित कर दिया है, यानी एक रूढ़वादी विचारधाराएं ला दी हैं कि अगर पायल पहनेगी तो लड़की होगी, फ्रॉक पहनेगी तो लड़की होगी, गुड़िया ली होगी तो लड़की होगी, अगर उसकी शादी कर दी गई है यानी साड़ी पहन रही है तो लड़की होगी, और वह ऐसी विचारधाराएं और बना दिए हैं कि अगर वह बनेगी भी तो शिक्षिका बनेगी, और होगी तो नर्स होगी, या दुल्हन होगी तो जाएगी जब ससुराल में तो अपना घूंघट क्या होगी? नीचे करेगी। तो ऐसी विचारधाराएं बना दी है। किसने दिया है? इसने समाज ने दिया है। और लड़का होगा कलेक्टर बनेगा, डीएम बनेगा, और गुड्डा लिया होगा छोटा सा जब होगा, है ना, उसके बसाए को अलग बांट दिया है। किसने दिया है? समाज ने दिया है। जबकि आप जानते हैं कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हर काम हर कोई कर सकता है, लेकिन एक विचारधाराएं जो है, जो कामों का विभाजन कर दिया है। अगर लड़की होगी तो घर का काम करेगी, लड़का होगा तो बाहर का काम करेगा। ये क्या है? विचारधारा। जबकि लड़का घर का काम कर सकता है और लड़की बाहर का काम भी कर सकती है। ये विचारधाराएं अगर बदल जाए कि दोनों लोग दोनों जगह काम करते हैं, तो ये क्या होगा? जो यहां पर लिंग रूढ़वादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, भी खत्म हो जाएगा। समाज में रूढ़वादी विचारधाराएं खत्म हो जाए, क्योंकि हर कोई चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो दोनों ही काम करने में सक्षम है, और समाज को एक अच्छा सा स्वरूप भी देखने को मिल सकता है अगर दोनों के लिए समानता का व्यवहार किया जाए। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, सामाजिक संरचना में क्या होता है कि समाज द्वारा दिया गया ये वेशभूषा होता है, पहनावा होता है, व्यवसाय होता है, काम का विभाजन होता है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं? जेंडर। जैसे एक रूढ़वादी विचारधारा ऐसे समझ लीजिएगा, कोई लड़का है, अगर वो रोने लगा, बड़ा हो गया, रोने लगा, तो उससे कहते हैं क्यों क्यों लड़की जैसे रो रहे हो? अरे वो लड़का है, लेकिन उसकी विचारधारा जोड़ दिया किससे? लड़की। क्योंकि लड़कियां, उन्होंने समझ लिया लड़कियां रोती ही हैं। अरे लड़कियां नहीं, लड़कियां भी स्ट्रांग होती हैं। ऐसा नहीं है, बहुत उनके हार्ट को जो चाहे ही रुलाकर चला जाए, ऐसा नहीं है, वो भी स्ट्रांग होती हैं। तो लेकिन क्या होता है, लोग समाज दे दिए हैं लड़कियां तो कमजोर होती हैं, है ना। तो वहां पर आप एक विचारधारा बना दी है, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का वो केस हो गया था दोस्तों। तो आप यहां पर थोड़ा सा समझ लें कि सामाजिक जो संरचना है ये कैसे प्रभावित हो सकती है। तो आप जानते हैं ये जो प्रभावित होगी वह मीडिया के माध्यम से हो सकती है, क्योंकि मीडिया कभी कभी लड़कियों को उछाल देता है, कभी कभी लड़कों को उछाल देता है, यानी उसके विषय में तारीफ, बखान, गुणगान किसी एक पक्ष में यानी जेंडर वाइज के माध्यम से कर देता है। और दूसरा यहां पर समाज जो है, समाज के माध्यम से भी हो जाता है। और एजुकेशन के माध्यम से कैसे दोस्त? क्योंकि आप किताबों में आप जब भी पढ़ेंगे लड़कियां ही खाना बनाएंगी,
लड़के ही खेत की जुताई करेंगे, है ना। ऐसी कहानियां दी जाती हैं। यानी उस समय भी देखा जाए तो लड़के और लड़कियों का ही काम विभाजन कर दिया गया है ना। यानी कह सकते हैं कि समाज द्वारा जो दी गई संरचना होती है वो जेंडर कहलाती है, और जो अनुवांशिक जो जन्मजात होती है यानी जो जनन अंगों पर निर्भर होता है वो सेक्स कहलाता है। ध्यान देंगे यहां पर मीडिया है, समाज है, एजुकेशन है, यानी पुस्तक भी कह सकते हैं जेंडर को प्रभावित कर रही है। जबकि आप जानते हैं कि पुस्तक जो होती है होनी चाहिए वो जेंडर बायस यानी जेंडर बायस लिंग पक्षपात यानी पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए दोस्तों। तो अभिग्रहण जो क्षमता होती है, एप्टीट्यूड होता है लड़के और लड़कियों में, वो जेंडर को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि योग्यता जो होगी वो दोनों के अंदर हो सकती है। तो जेंडर के अंतर्गत आने वाले जो फैक्ट अभी हमने बताए थे शुरुआती दौर पे, वो क्या हो सकते हैं उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, एक पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं कि अभिग्रहण जो होती है या सॉरी अभिजमता जो होती है वो जेंडर को प्रभावित नहीं करती है, जबकि मीडिया होगा, समाज होगा, एजुकेशन होगा और संस्कृति भी दोस्तों है यहां पर जेंडर को प्रभावित करती है, क्योंकि कुछ राज्यों की संस्कृति कुछ अलग है, वहां की वेशभूषा अलग है, उसके आधार पर वहां पर डिवाइड किया जाता है कि ये लोग लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के ये काम करेंगे, है ना दोस्तों। तो यानी समाज के आधार पर जेंडर को डिवाइड किया गया है।